हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएमपीसी राजस्थान मैथ्स प्रतियोगिता क्लासेज में। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम सभी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले टॉपिक्स का एक एक करके अध्ययन करेंगे और उन पर पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों और पूछे जा सकने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन भी करेंगे। तो बच्चों, आज हम शुरुआत करते हैं इसी सीरीज में पहला चैप्टर संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। बच्चों, इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न बार बार पूछे जाते रहे हैं और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों को हल करने के लिए हमें क्या थ्योरी कंटेंट भी समझ में आना चाहिए या याद होना चाहिए, वो हम यहाँ देखते हैं और फिर प्रश्नों को भी साथ साथ करते चलते हैं। तो चलो बच्चों, आगे चलते हैं। अंक, डिजिट्स। डिजिट्स क्या होते हैं बच्चों? अंक जितनी भी संसार की संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याएं अपन बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, लिख सकते हैं, वो सभी संख्याएं 10 अंकों से मिलकर बनी होती है। वो सभी अंक कौन कौन से हैं? बिल्कुल, वह सभी अंक हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये सभी अपने अंक होते हैं। अंक होते हैं, डिजिट्स होते हैं। फिर आता है संख्या में अंकों के मान दो प्रकार के होते हैं। बच्चों, बहुत बार परीक्षाओं में सवाल पूछा जाता है कि इस संख्या में इस अंक का यह मान कितना है और वह मान कितना है। यह और वह कौन से मान है? एक तो मान है जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू और दूसरा मान है स्थानीय मान। तो बच्चों, अपन देखते हैं कि जातीय मान और स्थानीय मान क्या होते हैं। हम समझते हैं कि जातीय मान यानी फेस वैल्यू तो वह मान होता है जो वह उसका अपना वास्तविक मान हो, किसी अंक का अपना वास्तविक मान, चाहे वह किसी भी स्थान पर प्रयुक्त हो। अर्थात यह एक संख्या लिखी है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,45,676 संख्या लिखी है, जिसमें कहा है 5 का जातीय मान क्या होगा। तो बच्चों, जातीय मान का मतलब होता है फेस वैल्यू, यानी जो मान है वही उसका मान वापस कहलाता है। यानी जो मान, जैसे 5 का मान पूछा है तो 5 का जातीय मान सदैव 5 ही रहेगा। जिसका मान पूछते हैं वही मान उसका होता है। एक शब्द लिखा है कि फेस वैल्यू यानी अंक स्वयं। जो मान पूछा है, जिस अंक का जातीय मान या फेस वैल्यू पूछी है, उस अंक को स्वयं लिख दो। तो यहाँ पर 5 का जातीय मान क्या होगा? 5 ही होगा। जैसे मैंने एक संख्या लिखी 465, इसमें पूछा है कि 6 का जातीय मान या 6 का फेस वैल्यू क्या होगी। तो हमेशा याद रखो कि जो जातीय मान होता है वह खुद अंक ही होता है, यानी अंक स्वयं ही होता है। तो जातीय मान कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है, परंतु इनसे प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं वो हम आगे देखेंगे, इसलिए हमको समझना जरूरी है। तो बच्चों, आगे चलते हैं हम और देखते हैं कि स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान या फिर प्लेस वैल्यू यानी कि किस स्थान पर प्रयुक्त होता है, उसके आधार पर उसका मान परिवर्तित होता है। किसी संख्या में किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। जैसे हमने एक संख्या लिखी है 63,42,057। इसमें अगर हम एक एक अंक का स्थानीय मान पता लगाना चाहें तो हम देखेंगे सबसे पहले इकाई का अंक यानी कि 7 का स्थानीय मान। चूंकि यह इकाई का अंक है तो इकाई यानी 7 को 1 से गुणा करो, यानी कि 7 का स्थानीय मान होता है, बिल्कुल 7 होता है। इसी प्रकार अब हमें देखना है दहाई का अंक। 5 का स्थानीय मान देखना है तो दहाई पे है, इसलिए इससे 10 से गुणा करेंगे और 5 × 10 इसका स्थानीय मान कितना होगा? बिल्कुल 50 होगा। अब हमें सैकड़ा के स्थान का देखना है। सैकड़ा का स्थान क्या है? अंक कौन सा है? 0 है और इसका स्थानीय मान देखना है तो इसे 100 से गुणा करेंगे और 0 को 100 से गुणा करने पर कितना आता है? बिल्कुल 0 ही आता है। फिर हम संख्या देखते हैं 2। ये कौन से स्थान पर है? इकाई, दाई, सैकड़ा और हजार। तो इसका जब स्थानीय मान लिखेंगे तब इससे किससे गुणा करेंगे? बिल्कुल 1000 से गुणा करेंगे तो वह उसका स्थानीय मान हो जाएगा 2000। तो बच्चों, यहां से आप ऐसा भी देख पा रहे होंगे कि 7 का जब स्थानीय मान लिखा तो 7 के पीछे कोई संख्या है क्या? नहीं है, तो एक भी 0 नहीं लगा। 5 का जब स्थानीय मान लिखा तो 5 के पीछे कितनी संख्याएं हैं? एक संख्या है, तो 5 के पीछे एक 0 लगा दो। 0 के पीछे कितने भी 0 लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 का स्थानीय मान जब पूछा तो 2 के पीछे कितनी संख्या है? 1, 2 और 3, तो 2 के पीछे 3 0 लगा दिए। इसी प्रकार अगर 4 का स्थानीय मान पूछे तो 4 के पीछे कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, तो इसके कितने 0 लगा दो? 1, 2, 3, 4, ये 4 का स्थानीय मान हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 3 का स्थानीय मान कितना होगा? बिल्कुल 5 संख्या है तो 3 के पीछे कितने 0 लगा लो? 5 0 लगा लो। अर्थात वह मान जो उसके स्थान के आधार पर बदलता रहता है वह उसका कौन सा मान कहलाता है?
स्थानीय मान कहलाता है। बच्चों अब हम देखते हैं कि इस पर आधारित कैसे सवाल पूछे जाते हैं। एक प्रश्न है कि यह एक संख्या लिखी है और इसमें कहा है कि 8 के स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर कितना है। बिल्कुल, और आपके सामने 4 ऑप्शंस दे दिए हैं। अब अगर हम नहीं जानते कि स्थानीय मान क्या होता है, जातीय मान क्या होता है, तो आसान सा कंसेप्ट भी, आसान सा प्रश्न भी अपन छोड़ के आ जाएंगे। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें देखना है कि इसमें 8 का स्थानीय मान। बच्चों 8 कहाँ है, अपन सबसे पहले देखो ये रहा, 8 के पीछे कितनी संख्याएं हैं स्थानीय मान, यानी 1 2 3 4, तो 8 के पीछे कितने जीरो लगा लो, ये 4 जीरो लगा लो, कितना बना 80,000। अब पूछा है कि 8 का स्थानीय मान तो ये हो गया, अब जातीय मान, जातीय मान होती है फेस वैल्यू, यानी कि जो मान है, जो संख्या है, वही उसका जातीय मान कहलाती है। तो 8 का जातीय मान 8 ही होगा। तो अब इनका अंतर पूछा है तो माइनस कर दो, 80,000 में से 8 गए तो कौन सा ऑप्शन बचा, बिल्कुल 79,992। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान सा प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। देखते हैं बच्चों आगे कोई नए कंसेप्ट को। संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर। चूंकि हम संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं तो हमें यह पढ़ना जरूरी है कि संख्याएं कैसी होती है, किस प्रकार की होती है और कितने प्रकार की होती है। तो बच्चों हम समझते हैं जब हम छोटे होते हैं और पढ़ना जब चालू करते हैं गणित में, तो गिनती पढ़ना चालू करते हैं, और जब गिनती पढ़ना चालू करते हैं नेचुरली हम जब सीखते हैं तो क्या कौन सी संख्याएं सीखते हैं, जो काउंटिंग नंबर्स हैं, और वो कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे गिनती चलती जाती है। तो जो नेचुरली अपन जो सीखते हैं उसको ही बोलते हैं नेचुरल नंबर, या फिर उसको बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। और प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर यानी कि n से डिनोट करते हैं, और इसे क्या लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये सभी संख्याएं चलती जाती है। बच्चों संख्याएं कभी खत्म होती है क्या, नहीं होती है, तो ये चलती जाती है कहां तक, अनंत तक चलती जाती है। तो ये जो संख्याएं होती है 1 से लगाकर अनंत तक, वो संख्याएं कौन सी होती है, बिल्कुल नेचुरल नंबर होती है या फिर प्राकृत संख्याएं होती है। अब एक दूसरी संख्याएं आती है पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। तो हमने पढ़ा कि 1 से लेकर अनंत तक तो संख्याएं चल रही है, यदि इसमें जीरो को भी शामिल कर लिया जाए, किसको शामिल कर लिया जाए, जीरो को भी शामिल कर लिया जाए, तो वह संख्या कहलाती है पूर्ण संख्याएं। अर्थात जीरो से लेकर कहां तक, अनंत तक जो संख्याएं चलती है वह संख्याएं कौन सी कहलाती है, पूर्ण संख्याएं कहलाती है, होल नंबर कहलाती है, जिसको हम W से डिनोट करते हैं, यानी कि जीरो से लेकर अनंत तक जो संख्याएं हैं। तो एक छोटा सा प्रश्न बनता है, और वो प्रश्न इस प्रकार बनता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो हम जानते हैं जीरो से लेकर अनंत तक चल रही है, इसलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी, जीरो। तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या है तो वह कौन सी है, शाबाश, वह है 1। अब हम आगे देखते हैं, और अगर यहां आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या, क्या आप डिफाइन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह तो अनंत होता है और अनंत का मान हमें नहीं पता होता है, इसलिए सबसे बड़ी तो हम नहीं पूछ सकते हैं, परंतु सबसे छोटी बता सकते हैं, वह है इसमें 0 और इसमें है 1। अब बच्चों आगे देखते हैं पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स क्या होती है। तो 0 से लेकर प्लस में सारी संख्याएं अपन ने देख ली। अब 0 से अगर माइनस में भी सारी संख्याओं को काउंट कर लें तो हमारी जो संख्याएं बनती है वह है पूर्णांक संख्याएं, अर्थात 0 1 2 3 4 5 चलती जाएगी, और अगर इससे इधर चलें तो वह है -1 -2 -3 -4, और इधर भी चलती जाएगी, यानी 0 से इधर भी अनंत की ओर चलेगी और माइनस में भी अनंत की ओर चलेगी। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहा जाता है, ऐसी संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहा जाता है। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं सम संख्याएं और विषम संख्याएं। ये संख्याएं क्या होती है, तो बच्चों ये 2 से भाग पर आधारित होती है। अगर किसी संख्या में 2 का भाग चला जाए, पूरा भाग चला जाए, तो वह तो सम संख्या कहलाती है, और अगर 2 का भाग नहीं जाए तो वह विषम संख्या कहलाती है। तो यहाँ हम पढ़ते हैं सम संख्याएं, इवन नंबर्स। ये क्या होती है, वह संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग जाता है। अब 2 का पूरा भाग जाता है, यानी बोलो 2 में 2 का भाग जाता है क्या, बिल्कुल जाता है। 4 में जाता है क्या, बिल्कुल जाता है। फिर 6 8 10 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20, और ऐसे ही चलता जाता है। तो बच्चों अगर यहाँ मैं इकाई अंक देखना चाहूं तो आप मुझे बताओ, इसमें इकाई अंक 2 4 6 8 0, फिर आगे 2 4 6 8 0, यानी कि यदि इकाई का अंक 0 2 4 6
और 8 हो तो वह संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाएगी? बिल्कुल सम संख्याएं कहलाएगी। इसी प्रकार विषम संख्याएं ओड नंबर्स क्या होती है? वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है, अर्थात जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, वह विषम संख्याएं कहलाती है। और वह संख्याएं कौन सी है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। अब इसमें भी अगर हम इकाई अंक देखना चाहें तो 1, 3, 5, 7, 9, फिर इधर वापस 1, 3, 5, 7, 9, अर्थात यदि इकाई अंक 1, 3, 5, 7 और 9 हो तो वे कौन सी संख्याएं कहलाएगी? बिल्कुल विषम संख्याएं कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं कि अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं क्या होती है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट से बार बार परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते रहे हैं, चाहे वह छोटा से छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो। अगर गणित कहीं है और संख्या पद्धति से सवाल आना है तो उसमें बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमें देखा गया है कि अभाज्य संख्या से एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता रहा है। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती है उसको अपने को ध्यान से समझना है। तो बच्चों वह संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती है जिनमें जिनमें केवल एक और स्वयं का भाग जाता है, यानी कि वह संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती है उन्हें अभाज्य संख्याएं या फिर प्राइम नंबर्स कहा जाता है। कैसे कहा जाता है, कौन सी संख्याएं होती है, हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक लिखा मैंने, ठीक है, गिनती लिखी 1, 2, 3, 4, 5, 6। जैसे मैं इन अंकों की जांच कर रहा हूं। अब एक और स्वयं, तो एक में तो एक भी एक ही है और स्वयं यानी एक ही है, तो इसको तो मैं एक बार रेस से बाहर निकाल रहा हूं, साइड में कर रहा हूं। अब दो में देखो किस किस का भाग जाता है। एक का भाग सब संख्याओं में जाता है और हमें देखना है कि दो में जा रहा है एक तो एक का भाग और एक किसका? दो का भाग। यानी कि इसमें एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, तो कौन सी संख्या होगी? बिल्कुल ये एक अभाज्य संख्या होगी। तीन में किसका भाग जाता है बच्चों? तीन में जाता है एक तो एक का और एक तीन का। एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, तो ये भी कौन सी होगी? अभाज्य संख्या होगी। चार में किस किसका भाग जाता है? बिल्कुल एक का जाता है, दो का जाता है और चार का जाता है। एक और स्वयं के अलावा एक भी किसी संख्या का भाग चला जाए तो वह अभाज्य संख्या नहीं होगी। यानी कि चार एक अभाज्य संख्या नहीं होकर के कौन सी संख्या होगी? भाज्य संख्या। जो संख्या अभाज्य नहीं है वह भाज्य संख्या है। इसी प्रकार पांच में एक और पांच का भाग ही जाता है तो वह भी कौन सी संख्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। छह कौन सी संख्या होगी बच्चों? एक, दो, तीन और छह, इन सभी का भाग जाता है। चूंकि दो और तीन का भाग भी जा रहा है, हमें तो सिर्फ एक संख्या चाहिए जो एक और स्वयं के अलावा हो, तो वो कौन सी संख्या हो जाती है? भाज्य संख्या। इस प्रकार छह भी कौन सी संख्या हो जाएगी? बिल्कुल एक भाज्य संख्या हो जाएगी। तो बच्चों आप मुझे कमेंट करके बताओ कि 15 कौन सी संख्या है? बिल्कुल आसानी से बता पाएंगे कि 15 में एक और 15 के अलावा तीन का भाग भी जा रहा है, पांच का भाग भी जा रहा है, हमें तो किसी भी एक संख्या का देखना है, तो जा रहा है तो ये कौन सी संख्या हो गई? बिल्कुल एक अलग संख्या का भाग जा रहा है, इसलिए यह भाज्य संख्या हो गई। तो हम देखते हैं भाज्य संख्याएं कौन सी होती है। कंपोजिट नंबर्स वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या का और भाग चला जाए, यानी एक और स्वयं का ही भाग जाता है तो अभाज्य संख्या, और इनके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का एक का भी भाग चला जाए तो वह कौन सी हो जाएगी? बिल्कुल भाज्य संख्याएं होंगी। और यहाँ अपन ने एक चीज ध्यान से देखी है कि एक को अपन ने साइड में रखा है, और यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बार बार ऐसा सवाल आता है कि निम्न में से सत्य या असत्य कथन है, और उसमें एक कथन आता है कि निम्न में से सत्य या असत्य कथन है, और एक कथन ऐसा होगा कि एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। तो बिल्कुल वह कथन अपने लिए सत्य होगा कि एक न तो भाज्य में काउंट होता है और एक न ही अभाज्य संख्या में काउंट होता है। हम देखते हैं, नोट करते हैं कि एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। बिल्कुल आगे इनके कुछ और कंसेप्ट देखते हैं। सहभाज्य संख्याएं यानी कि को प्राइम नंबर्स। सहभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसी दो या अधिक संख्याएं जिनमें एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और इसे हम साधारण भाषा में समझना चाहें तो ऐसी दो या अधिक संख्याएं जिनमें कॉमन नहीं है, यानी कि एक के अलावा किसी संख्या का भाग कॉमन नहीं जाता है। कैसे? जैसे हमने उदाहरण लिया 2,3, इनमें एक का ही कॉमन है, इनका अगर कॉमन निकाले तो क्या आएगा? एक ही आएगा। जैसे मैंने लिखा उदाहरण 4 और 6, इनमें कोई संख्या कॉमन है क्या? या ऐसी संख्या कॉमन यानी कि दोनों में भाग चला जाए। 4 और 6 में दोनों में दो का भाग जाता है, तो यह इसमें एक ऐसी संख्या में मिल गई जो एक के अलावा इनमें कॉमन है। तो क्या ये
कोप्राइम नंबर्स होंगे? बिल्कुल कोप्राइम नंबर्स नहीं होंगे। कोप्राइम नंबर्स का मतलब यह है जिनमें एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, अर्थात उनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो। आप मुझे बताइए 13 और 15 सहअभाज्य संख्याएं हैं क्या? बिल्कुल, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये 13 और 15 सहअभाज्य संख्या हैं। एक और उदाहरण लेते हैं, 16 और 21, क्या ये सहअभाज्य संख्याएं हैं? बिल्कुल सहअभाज्य संख्या है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। आप एक और उदाहरण बताइए मुझे, 3 और 12, क्या ये सहअभाज्य संख्याएं हैं? नहीं है, इनमें 3 कॉमन आ रहा है, इसलिए सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ छोटे छोटे सवाल जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। एकमात्र समअभाज्य संख्या है, और एकमात्र समअभाज्य संख्या है, ऑप्शन है आपके पास 1, 2, 4 और 12। एक तो सम संख्या है नहीं, पहले ही काट दो, सम संख्या है नहीं जिसमें 2 का भाग जाता है। और अभाज्य संख्या हमें देखनी है तो बच्चों हम जानते हैं 4 पहली अभाज्य, 2 पहली अभाज्य संख्या है, 2 से ही आता है, 2 में सिर्फ 1 और 2 का भाग ही जाता है, यानी 1 और 2 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है, यानी कि अभाज्य संख्या है, तो अपना यही ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 अभाज्य संख्याएं हैं क्या? नहीं है, क्योंकि इसमें 2 का भाग जा रहा है, 12 में भी 2 का भाग जा रहा है, यानी 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, क्योंकि इसमें 1 और 2 के अलावा किसी का भी भाग नहीं जा रहा है। तो बच्चों आपको आसानी से समझ आ रहा होगा। और देखते हैं आगे और प्रश्न, सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम जानते हैं 2 है, 1 को तो हम काउंट नहीं करते हैं, 0 को हम देखते ही नहीं है, 3 हमेशा, 3 भी एक अभाज्य संख्या है, परंतु हमें पूछा क्या है? सबसे छोटी पूछा है, तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? से 2। अब आगे देखते हैं, एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बार बार पूछा जाता है कि 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं अपने को याद होनी चाहिए कि कितनी होती है और कौन कौन सी होती है। तो इसके लिए आप एक बार लिखेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। आप कंसेप्ट अच्छे से समझ चुके हैं कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, तो अब आपको लिखनी है। जैसे कुछ मैं लिखता हूं, 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं जैसे हमने चालू की, 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 4 है क्या? नहीं, 2 का भाग जाता है, 5 एक अभाज्य संख्या है, 6 है क्या? नहीं है, क्योंकि 6 में 2 और 3 का भाग जाता है। तो अगली संख्या है 7, अगली संख्या 9, 9 है क्या? बिल्कुल 9 नहीं है, क्योंकि उसमें 3 का भाग जाता है। तो अगली अभाज्य संख्या है 11, फिर देखनी है 13, बिल्कुल, फिर 15 है क्या? नहीं है, 15 में 3 का भाग जाता है, अगली है 17। ऐसे करते करते हमें 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं लिखनी है, आपको लिखनी है, और जब आप उनको चेक करोगे टोटल नंबर्स कितने आएंगे, तो वो संख्याएं आएंगी 15 संख्याएं आएंगी। कितनी संख्याएं आएंगी? 15 संख्याएं आएगी 1 से 50 तक में। इसी प्रकार आपको 50 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं लिखनी है और देखनी है कि कितनी है। जैसे हम चालू करते हैं, 51, 50 के बाद आता है 51, 51 में 3 और 17 का भाग जाता है, 17 थी 51, तो 51 एक अभाज्य संख्या नहीं है। 52 2 का भाग जाता है, सम संख्या तो कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है, सिर्फ 2 ही है, इसलिए अब अगली संख्या बचती है 53, 53 में किसी का भाग नहीं जाता है, तो 53 पहली अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार आप लिखते जाएंगे, तो 53 से 100 तक, 100 के आप पीछे गिनो, 99, 99 में 11 का भाग जाता है, तो अभाज्य संख्या नहीं है। 98, 98 में सम संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, तो जो पीछे संख्या आती है वह कौन सी है? 97, तो 97 में किसी का भी भाग नहीं जाता है। तो यानी 53 से 97 तक टोटल 10 संख्याएं होती है जो कि अभाज्य संख्याएं हैं। अर्थात यदि हमें पूछा जाए कि 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं कुल कितनी होगी, तो 15 संख्याएं प्लस 10 यानी कि 25 संख्याएं ऐसी है जो 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं हैं। चलो बच्चों आगे देखते हैं, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं, 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कुल 15 हैं, और 50 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 87 एक अभाज्य संख्या नहीं है, 87, 8 और 7, 15, 3 का भाग इसमें जाता है, 89 और 97, यानी कि कुल 10 संख्याएं ऐसी हैं जो कि अभाज्य संख्याएं हैं। अर्थात 15 और 10, 25 संख्याएं ऐसी है जो कि अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमें बार बार ऐसा पूछा जा सकता है कि 1 से 100 तक के मध्य कुल कितनी संख्याएं हैं, तो हम कह पाएंगे 25 ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं। अब अपन देखते हैं आगे इन पर आधारित प्रश्न, 0 और 50 के मध्य अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? तो बिल्कुल अभी अपन ने देखा कितनी है, 15 है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं, महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्याओं जो 100 से कम है के बीच का अंतर क्या होगा? रीड लेवल 1 2021 का प्रश्न है। बच्चों आपको जितने भी एमसीक्यूज यहाँ पर मैंने डाले हैं, अधिकतर मोस्टली जो है
वो अपनी किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, या फिर ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आगे आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट हैं और थ्योरी से रिलेटेड ही हैं, और कुछ भी थ्योरी पूरी की पूरी कंप्लीट कराई जाएगी, इसलिए क्वेश्चंस भी सभी कंप्लीट होंगे। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइएगा। अगर आप सीरियस तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से आपको जुड़ना होगा, और इस चैनल के माध्यम से आप हर टॉपिक को गहनता से पहले अध्ययन करोगे और सारे के सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करोगे, और धीरे धीरे अगर अच्छा चलता रहा, अच्छा रिस्पॉन्स आता रहा, तो इसमें मैं आपको एक निःशुल्क टेस्ट सीरीज भी चालू करूंगा, जिसके अंतर्गत सारे प्रश्न भी आपको दूंगा और आप घर बैठे ही उस टेस्ट सीरीज को भी सॉल्व कर सकेंगे। तो बच्चों अब और अभी सवाल समझते हैं कि 100 से कम है और महत्तम और लघुत्तम, महत्तम यानी बड़ी से बड़ी, महत्तम यानी सबसे बड़ी, तो बड़ी से बड़ी, और लघुत्तम यानी छोटी से छोटी। अब अपने को पूछा क्या है, पूछा ये है कि महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्याएं जो 100 से कम है, यानी कि 1 से 100 तक सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का अपने को क्या निकालना है, अंतर। तो सबसे छोटी तो अपन जानते हैं 2 से चालू होती है, और सबसे बड़ी अभी अपन ने निकाला है 97 अभाज्य संख्या थी। अब इनका अंतर पूछा है, तो 97 में से 2 गए, कितना बचा, बिल्कुल 95 बचा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल है, परंतु ये अपने को कब आएगा, जब अपने को 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं दिमाग में है, हमने कभी निकाली हुई है कि कौन कौन सी संख्याएं हैं। नहीं तो हम एबेसैडे वाले जो प्रश्न हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उनमें अगर एक एक निकालने लगेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो इससे अच्छा अपनी ऐसी प्रैक्टिस हो, ऐसा अभ्यास हो कि ये सारे प्रश्न अपन ने पहले ही हल किए हुए हो, है ना। तो इसलिए आपको इस चैनल से जुड़ना होगा। अब आगे देखते हैं, उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है का योग कितना है, एसएससी 2010 का सवाल है। 17 से बड़ी नहीं है यानी 17 से छोटी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, बिल्कुल बोलते जाइए। 2, फिर है 3, फिर है 5, फिर है 7, फिर है 11, फिर है 13। और क्या बच्चों 17 काउंट होगी क्या, इसने कहा है 17 से बड़ी नहीं है, यानी 17 तो हो सकती है, 17 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो 17 भी हो सकती है। अब इनका क्या निकालना है, हमें इनका योग निकालना है। इनका योग निकालें, 17 और 13 30, और 30 और 11 41, 41 और 7 48, 48 और 5 कितने होते हैं, 53, 53 और 3 56, 56 और 2 58, यानी कि 58 नंबर ऑप्शन है बी में। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा और आसानी से ये सवाल हल हो जाएगा। तो बच्चों आज की क्लास में हमने देखा कि जातीय मान और स्थानीय मान क्या होता है। उसके पश्चात अपन ने देखा कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है। प्राकृत संख्याएं 1 से अनंत, पूर्ण संख्याएं 0 से अनंत, और पूर्णांक में प्लस में भी लेते हैं और माइनस में भी लेते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा सम और विषम 2 से भाग पर आधारित है। फिर उसके बाद अभाज्य और भाज्य संख्याएं हैं और सहभाज्य संख्याएं हैं। फिर हमने देखा कि इन पर आधारित जो कुछ प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते रहे हैं और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो हमने देखे। और भी अच्छे वाले प्रश्नों और भी जो अच्छे प्रश्न हैं उनका संकलन हम अभी आगे धीरे धीरे क्लासों में करते रहेंगे। तो अब तक के लिए आपने जो क्लास देखी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, और आगे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा ताकि और सभी क्लास आप ले सकें। और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में